नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 5वां लेसन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन के अंदर हम बहुत से पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं और ये पदार्थ स्वाद में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम नींबू रस की बात करें, जैसे हम इस थोड़ी सारणी तरफ देखते हैं, नींबू रस की तरफ बात करें तो वो हो जाएगा खट्टा। इसके बाद देखिए संतरे का रस है, सिरका है, दही है, इमली है, ये सब क्या है? ये सब खट्टे पदार्थ हैं। ठीक है, नींबू रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, ये खट्टे हैं। वही शक्कर की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? मीठा है। नमक उदासीन प्रवृत्ति का है, नमकीन कह सकते हो आप उसको। आंवला खट्टा होता ही है। ठीक है, खाने के सोडे की बात करें तो वो कड़वा है। अंगूर है तो वो खट्टा है, और कच्चा आम है तो वो भी खट्टा है। खीरा अपन नमकीन के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये चीज़ें अलग अलग स्वाद में हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज़ हम चख कर नहीं बता सकते कि वो कैसी है। ठीक है, हालांकि ये स्वाद हैं, वो स्वाद हमें जीभ से पता चल जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों को हम जीभ से चख कर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पदार्थ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हमें चख के हर स्वाद का पता नहीं करना चाहिए, वो हमें हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, इनको पहचानने का और क्या जरिया है? देखो, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या है और लवण क्या है। ठीक है, देखिए अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कौन सा पदार्थ है? अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, और ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड अंग्रेजी में अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में अम्ल को कहते हैं एसिड, और एसिड शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है, और एसियत का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, यानी अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, हम कृत्रिम अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो खाद्य पदार्थों में है वो प्राकृतिक अम्ल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो खट्टे नहीं हैं, जो कड़वे होते हैं और छूने पर चिकने होते हैं। यानी जो पदार्थ छूने पर चिकना हो, साबुन जैसा, और स्वाद में कड़वा हो, वो पदार्थ क्या होता है? वो क्षार कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षार की होती है। जैसे हम खाने के सोडे की बात करें, ठीक है, तो वो एक अलग है। ठीक है, वहीं हम बात करें खाने के सोडे की, ठीक है, तो खाने का सोडा है वो खट्टा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें अम्ल नहीं है, लेकिन ये स्वाद में कड़वा है, और अंगुलियों से छू के देखे तो वो चिकना होता है। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर या छूने पर कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर चिकने हो, स्वाद में कड़वे हो, वो पदार्थ क्षार कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षार की होती है। ठीक है, तो नींबू का रस है, ठीक है, इसी प्रकार इमली है, संतरे का रस है, दही है, ये सब क्या है? ये खट्टे हैं और इनमें अम्ल होता है। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर चिकने होते हैं, साबुन जैसे, वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और हर पदार्थ को हम चख के नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, ये जानने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनको हम सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी सूचक की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि हर पदार्थ को हम चख के नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या क्षार है। इसलिए पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को जांचने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, और ये पदार्थ हमें सूचक कहलाते हैं, जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जब इन सूचक के अंदर अम्ल या क्षार मिलाते हैं
तो ये अपना रंग बदल लेते हैं। उस बदले हुए रंग के आधार पर हम पहचान लेते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है और ये पदार्थ क्षार है और ये उदासीन है। ठीक है। और हमारे प्रकृति में जो सामान्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। ठीक है। ये सूचक है हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। यानी प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास पाए जाने वाले सूचक के अंदर हल्दी पत्र है, लिटमस पत्र है और गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं। ये हमारे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। अब इस सारणी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हम बहुत से अम्ल और क्षार देखते हैं और ये कौन से पदार्थ में क्या है। देखिए एसिटिक अम्ल है, उसमें सिरके का पार्ट है। ठीक है। एसिटिक अम्ल किसका भाग है? सिरके का, जो हम रसोई में काम लेते हैं। उसी प्रकार फार्मिक अम्ल है, वो किस में होता है? चींटी का डंक। चींटी जब भी हमें डंक मारती है अजीब सी जलन सी होती है क्योंकि वो फार्मिक अम्ल छोड़ती है। इसी प्रकार नींबू कुल के यानी सिट्रस फल, साइट्रस फल जैसे नींबू संतरा है, उन सब में साइट्रिक अम्ल होता है। दही है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है जो कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा छोड़ा जाता है। उसी प्रकार पालक में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला सिट्रस फल है, इस आंवले के अंदर होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और आंवला विटामिन सी का एक भरपूर स्रोत है। इसी प्रकार इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कहने का मतलब है अलग अलग पदार्थों के अंदर अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। ठीक है। ध्यान रखिए सिरके में एसिटिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल और इमली, अंगूर और कच्चे आम के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये तो हुई अम्लों की बात। साथ ही साथ हम क्षारकों की बात करें तो बहुत से क्षारक भी हैं। ठीक है। जैसे चूने का पानी है तो चूने के पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। कौन सा क्षार है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए जो अपमार्जक, ठीक है, जो पानी काम लिया जाता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार जो साबुन हम बनाते हैं उन साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्षारक पाया जाता है। ठीक है। साबुन किसके बने हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन है तो उसके अंदर झाग की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी और वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड झागदार अधिक होता है। ठीक है। अब दूध या मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचकों की और साथ ही साथ वो कैसे तैयार होते हैं और कैसे हम उनके माध्यम से जान पाते हैं कि पदार्थ कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक। देखिए अम्ल और क्षार के बारे में पता करने का सबसे बढ़िया जो सूचक है वो होता है लिटमस। अब बात करते हैं कि लिटमस ये प्राप्त कैसे होता है, इसकी जानकारी लेते हैं। देखो लिटमस है वो सबसे सामान्य रूप में काम आने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से बनाया जाता है। अब बात आती है लाइकेन है क्या। देखो लाइकेन है वो शैवाल और कवक का संयुक्त रूप है। ठीक है। किसका? शैवाल और कवक का संयुक्त रूप है लाइकेन। उस लाइकेन से हमें क्या निकालना पड़ता है? लिटमस निकालना पड़ता है। देखिए आशुद्ध जल में इसका रंग, लिटमस का रंग नील सोन या मोव, ठीक है, होता है। नील, हल्का सा नीला पड़ता हुआ रंग होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिला देते हैं तो ये लाल हो जाता है। ठीक है। यानी अम्ल है वो लाल लिटमस पत्र है, उसको नीला करने का काम करता है। ठीक है। यानी ये जो आशुद्ध जल है उसमें इसका रंग है वो नील सोन होता है और जब इस लिटमस को अम्लीय विलयन में मिला देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। किसमें? अम्लीय में। और जब ये क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। इसमें थोड़ा सा संकेत रखें, एक नाम आपको बहुत काम आएगा और हो सकता है आपके किसी साथी का नाम भी ये रहा हो, अनिल। इससे आप क्या संकेत लगाएंगे कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है।
अम्ल वो पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है। और वहीं क्षार की बात करेंगे तो उल्टा ले आना, क्षार वो पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ठीक है। इस प्रकार हम इन अनिल नाम शब्द ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अब विलयन के रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, यानी जब हम लिटमस का इस्तेमाल करें, विलयन बना के इस्तेमाल करें, तो इस लिटमस के रूप में हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षारक है, ठीक है, जो लिटमस वाला है, वो विलयन के रूप में अम्ल मिलाने पर ये कैसा हो जाएगा, अम्ल मिलाने पर ये लाल हो जाएगा। और वही वर्ण क्षार है तो वो नीला हो जाएगा। ये खाली विलयन के रूप में ही नहीं है, बल्कि ये कागज़ की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है। और हम जिस लिटमस का इस्तेमाल करते हैं वो अधिकांशतः लिटमस कागज़ के रूप में होता है, इसलिए इनको लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्य लाल लिटमस और नीले लिटमस पत्र के रूप में इकट्ठा हमें प्राप्त होता है। ये देखिए शैवाल को दिखा रखा है, सेवाक और शैवाल ये दोनों मिलकर क्या है, लाइकेन है, ठीक है। अब देखिए ये कागज़ की पट्टियाँ दिखा रखी है, तो ये लाइकेन से बनाई हुई है, जिसमें ये लाल रंग से रंगी हुई है, ये नीले रंग से रंगी है। तो लाल रंग से रंगी है तो वो लाल लिटमस पत्र है, और नीले से रंगी है वो नीला लिटमस पत्र कहलाती है, ठीक है। और ये जो लाल लिटमस पत्र आपको दिख रहा है, वो लाल क्या होगा, जब क्षार के अंदर इस पट्टी को डालेंगे तो ये लाल वो नीले में चेंज हो जाएगी। और वहीं अम्ल में डालने पर ये जो है वो अम्ल में डालने पर नीली से लाल हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये लिटमस हमारे सामान्य रूप से काम आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी सामग्री ऐसी है जिसके माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में इनको लेकर लिटमस के माध्यम से इनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखें, इनमें से कुछ पदार्थों के बारे में आप आसानी से देख सकते हो। जैसे नल का पानी लें, नल के पानी के अंदर आप लाल लिटमस पत्र भी डाल दो और नीला लिटमस पत्र भी डाल दो, उन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब नल का पानी क्या होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। उसी प्रकार अपमार्जक के अंदर आप अपमार्जक साबुन का घोल ले लिया, उसके अंदर दोनों लिटमस डाल दो, लाल भी डाल दो, नीला भी डाल दो, ठीक है। आप देखेंगे कि आपने जो लाल लिटमस पत्र डाला है वो नीला हो गया, इसका मतलब ये क्षार है। इसी प्रकार वातित पेय पदार्थ भी क्या करेगा, ये भी लाल को नीले में बदलेगा। साबुन का विलयन, शैम्पून, सामान्य, ये क्या करेंगे, ये लाल को नीला करेंगे। और वहीं हम क्या करें, वहीं हम इसमें सिरका एसिटिक अम्ल ले लें या नींबू का पानी ले लें, तब क्या होगा, तब ये नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। इस प्रकार हम विलयन लेकर लिटमस पत्र द्वारा उसकी प्रकृति की जांच कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन नहीं करते वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। जैसे हम नमक का पानी लें, ठीक है, इसी प्रकार साधारण अशुद्ध जल लें, ठीक है, शक्कर लें, तो ये कोई रंग परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका मतलब ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते वो उदासीन कहलाते, ना ही उनके अंदर प्रवृत्ति अम्लीय होती है ना ही उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ये तो था लिटमस पत्र सूचक जिसके द्वारा हमने साल की पहचान की। अब है हल्दी, एक प्राकृतिक सूचक। देखिए हल्दी को भी हम प्राकृतिक सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें सबसे पहले हल्दी का एक पेस्ट बनाना पड़ेगा। उस पेस्ट को क्या करेंगे, हम ब्रश की सहायता से या रुई की सहायता से सफ़ेद कागज़ पर लगा देंगे और उसको सुखा लेंगे। इससे वो कागज़ क्या होगा, वो कागज़ अब पीला हो जाएगा, ठीक है। अब इस हल्दी, इसको क्या कहेंगे, हल्दी पत्र कहेंगे, ठीक है। अब हल्दी पत्र को हम छोटे छोटे कतरन के रूप में भी काट सकते हैं, बड़ी पेज के रूप में भी इसको रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, साबुन का पानी घोल बना के लाएंगे और साबुन का पानी घोल बनाकर क्या करेंगे, हम किसी तिनके पर रुई लपेट कर या किसी अन्य माध्यम से उस साबुन के पानी में डुबो कर हम कोई चित्र है वो हल्दी पत्र पर बनाने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि हल्दी पत्र पर जब साबुन के घोल से कोई चित्र बनाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसका मतलब हल्दी पत्र है वो क्षारीय विलयन के साथ
कौन सा रंग देता है? लाल रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी हल्दी के विलयन पर क्षारीय प्रवृत्ति का जो भी पदार्थ होगा वो लाल रंग उत्पन्न करेगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारे कपड़ों पर जब सब्जी का कोई दाग लग जाता है तो जब उसको धोया जाता है तो धोने पर हमारे उस दाग में लाल रंग आ जाता है। कारण कि सब्जी का हमारे उस अंश में हल्दी के कारण पीला रंग होता है और जब वो क्षार से मिल जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कपड़ों का विलयन देख सकते हैं या कपड़ों का रंग देख सकते हैं और क्षारीय प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं। तो ये था हल्दी पत्थर। तीसरा सूचक के रूप में आ रहा है गुड़हल। यानी गुड़हल एक साधारण से मिलने वाला पादप है, उसके जो फूल लगते हैं उन फूलों को भी हम सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? गुड़हल के पुष्प हैं, उन पुष्पों को तोड़कर उनकी पंखुड़ियां अलग करेंगे, उन पंखुड़ियों को हम गर्म पानी के अंदर डाल देंगे और कुछ समय तक छोड़ देंगे। कुछ समय तक जो पंखुड़ियां पड़ी रहेंगी तो वो पानी रंगीन हो जाएगा। ठीक है, हल्का गुलाबी रंग का सा वो रंगीन हो जाएगा। ठीक है, अब उस रंगीन पानी को हम सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सूचक के रूप में जब उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो किस प्रकार का रंग देता है। देखो, उस को हम शैम्पू के पानी में डालते हैं। किस में डालें? शैम्पू के पानी में। शैम्पू हमें पता है क्षार है, तो क्षार के अंदर जब ये बनेगा गुड़हल का पानी तो वो हरा रंग देगा। कैसा रंग देगा? हरा। और वहीं जब वो नींबू के पानी मिला देंगे तो वो गहरा गुलाबी सा रंग आ जाएगा, जिसे मेजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजेंटा, गहरा गुलाबी रंग बना देगा। इस प्रकार हम गुड़हल को सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल का जो विलयन है वो अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग बनाता है, जबकि वही क्षार के साथ हरा रंग प्रदान करता है। ये देखिए, इस तीनों परख नली के अंदर देख रहे अपन, जब गुड़हल है उसका जो विलयन ये सूचक के रूप में देख रहे हैं हल्का गुलाबी है, जब उसमें कोई अम्ल की बूंदे डालते हैं तो वो गहरा गुलाबी या मेजेंटा रंग प्राप्त कर लेता है, और वही उसमें सारक की बूंदे डालते हैं तो वो हरा रंग प्रदान कर देता है। इस प्रकार हम गुड़हल के विलयन का इस्तेमाल करके भी क्या पता कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं कि अम्ल या क्षार क्या है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे पदार्थों की बात करें जो ना अम्ल है और जो ना क्षार है, तो वो पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, हम यहाँ थोड़ी सी देखो, यहाँ एक बात कर लेते हैं। देखो, अपने पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जब लिटमस पत्र डालेंगे, ठीक है, यानी जब इस पे क्या काम करेगा? लिटमस पत्र। तो ध्यान रखें, लिटमस पत्र नीला होगा तो ये क्या करेंगे? लाल करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है और मैंने आपको एक नाम दिया था अनिल। अम्ल है तो वो नीले को क्या करेगा? लाल कर देगा। ठीक है, वहीं जब गुड़हल का पुष्प अम्ल पर डाला जाएगा या गुड़हल का जो सूचक बना के उसमें अम्ल डाला जाएगा तो यहाँ गहरा गुलाबी आ जाएगा, जो कि अपन यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अम्ल को प्रभाव सामने नजर आते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, और साथ ही साथ हम एक ऐसे सूचक के बारे में जानेंगे जिसका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं उन दोनों का आपस में मिला दिया जाता है तो क्या स्थिति होती है? ठीक है, इसका अध्ययन हम फिनोल्फ्थेलिन सूचक के द्वारा करेंगे। ठीक है, देखिए करते क्या है, हम सबसे पहले एक परख नली लेते हैं। ठीक है, और उस परख नली के एक चौथाई भाग को, परख नली का एक चौथाई भाग है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद उसमें फिनोल्फेनिल की, ठीक है, 2-3 बूंदे डाल देते हैं।
किसमें? हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और उसके अंदर हमने क्या डाला है? हमने फिनोल्फ्थेलिन डाला है। ठीक है, अब इसमें डालने से क्या होगा? इसमें डालने से इसका रंग देखेंगे तो इसका रंग है वो रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन। जैसे यहाँ दे रखा है अपने को, ये स्थिति है। ठीक है, अब इसके अंदर ऊपर से देखो हमने क्या डालते हुए दिखा रखा है, अब इसमें क्षारक डालते हुए दिखा रखा है। ठीक है, अब परख नली को हम धीरे धीरे हिला के छोड़ते हैं, यानी रंग है बिल्कुल रंगहीन हो जाता है। अब ये विलयन क्या है? अम्लीय है जब ये रंगीन है। अब इसमें क्या करेंगे? इस अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। तो अम्लीय विलयन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं और परख नली को धीरे धीरे हिला रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक बूंद मिलाते रहेंगे, परख नली को हिलाते रहेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सार मिलाने पर एक कंडीशन ऐसी आती है जब विलयन का रंग हल्का गुलाबी आ जाता है। तो हम उसमें बूंद तब तक ही डालेंगे जब तक उस विलयन का रंग हल्का गुलाबी न आ जाए। ठीक है, तो विलयन का रंग सार डालने से गुलाबी आ जाता है, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वापस डालेंगे, यानी जो गुलाबी रंग आया हुआ है उस विलयन में हम एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालेंगे। तो हम देखते हैं कि विलयन का रंग पुनः रंगहीन हो जाता है, यानी जो रंग गुलाबी आया था वो गायब हो जाता है। हम फिर उसमें क्या करेंगे? एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की डालेंगे, तो देखते हैं कि पुनः वो रंग गुलाबी आ जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है, जब ये फिनोल्फ्थेलिन का विलयन क्षार की होता है तब हमें फिनोल्फ्थेलिन वो गुलाबी रंग देता है। ठीक है, इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो ये फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन रहता है। ठीक है, तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षार के विलयन मिलाया जाता है तो ये दोनों ही विलयन एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, या यूँ कहें दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाते हैं, ठीक है, तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहेगी और ना ही वो क्षारीय रहेगी, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति इसमें लुप्त हो जाएगी या गायब हो जाएगी। अब इस प्रकार बना विलयन अब ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है, बल्कि ये उदासीन है। तो ये क्रिया क्या है? उदासीनीकरण। जब ये क्रिया होती है उदासीनीकरण, उस वक्त हम परख नली को स्पर्श करके देखते हैं तो हमें गर्म मिलती है। इसका मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा निकलने के कारण अभिक्रिया में मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, इसलिए पात्र भी हमें वो ताप दर्शाता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ जो निर्मित होता है उस नए पदार्थ को लवण कहते हैं। ठीक है, यानी उदासीनीकरण विक्रिया के अंदर क्या बनता है? नया पदार्थ लवण बनता है। अब ये जो लवण है वो अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का होता है, अतः इसे उदासीनीकरण विक्रिया कहा गया है। हम उसको अगर पारिभाषिक रूप में करना चाहें तो क्या कहेंगे? जब किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है तो उचित मात्रा में मिलाने पर ये दोनों क्या करते हैं? जल और लवण का निर्माण करते हैं और ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के कारण उसका ताप बढ़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो जब अम्ल और क्षार को निश्चित मात्रा में क्रिया करवाई जाती है तो जल और लवण का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को देखो यहाँ एक समीकरण के रूप में भी दिया गया है। ये देखिए अम्ल और ये क्षार, ठीक है, दोनों क्रिया कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जल तथा लवण का निर्माण कर रहे हैं और इस क्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। ठीक है, और जो हमने इस क्रिया में लिया है, जो प्रयोग हमने किया उसमें देखिए ये समीकरण रूप में दिखा रहा है। हमने क्या ली? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और ये क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। दोनों की संयुक्त क्रिया से सोडियम क्लोराइड नामक लवण बना और ये H2O जल का निर्माण हुआ और ऊष्मा का निष्कासन हुआ।
अब आगे बुजो से प्रश्न कर रहा है कि बुजो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया तो मिश्रण गर्म हो जाएगा ठंडा। देखो मिश्रण गर्म होगा क्योंकि क्षार में उसने क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, और ये क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी क्योंकि उदासीन अभिक्रिया का संकेत कर रही है। ठीक है, तो वो गर्म होगा। अब थोड़ी सी बात देखते हैं अम्ल वर्षा पर। देखिए अम्ल वर्षा है क्या। देखिए हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के अंदर अनेक अनेक ऑक्साइड है। अब ये ऑक्साइड क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में गैसें हैं और प्रदूषकों के रूप में ये काम करने लग जाती है। कब, जब बरसात का जल इनके साथ मिल जाता है तो वो अम्ल बना लेता है। ठीक है, तो कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये बना लेता है। तो बरसात की बूंदों के साथ ये ऑक्साइड अम्ल के रूप में आ जाते हैं जिसके कारण ये अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या करेगी, वो हमारे इमारतों को, हमारे भवनों को, हमारे पौधों को तथा जंतुओं को बुरी तरीके से प्रभावित करती है, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक गर्म होगा। क्या दैनिक जीवन में भी उदासीनीकरण के हमें कोई महत्व है या यूज हैं? बिल्कुल, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण क्रिया कई रूप में देखने को अपने को मिलती है। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन में उदाहरण देखिए, अपाचन। देखिए हमारे द्वारा जब कुछ अटरम सटरम खा लिया जाता है या भोजन जरूरत से ज़्यादा खा लिया जाता है तो कई बार आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले से पाया जाता है। ये हमने प्राणियों के पोषण में देखा भी है। ठीक है, और वो भोजन आता है उसको पचाने में, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में काम करता है, माध्यम है वो भोजन का अम्लीय कर देता है, ये काम आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन के अंदर या हमारे आमाशय के अंदर पहले से होता है जो पाचन में काम करता है। लेकिन जब हमारे अटरम सटरम खाने से, या भोजन को ऐसे वैसे रूप में खा लेने से आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और कभी कभी अपाचन हो जाता है, इसलिए हमें काफ़ी कष्ट होता है। ठीक है, इस अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई पदार्थ लेना पड़ता है। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो प्रति अम्ल होता है। ठीक है, एंटी एसिड होता है, इसको लिया जाता है तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक क्षार है, और जब ये मिलेगा यानी अपने पेट में आमाशय में क्या हो रहा है, अम्ल हो रहा है, और ये मिलेगा क्षार तो ये मिलकर अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इस प्रकार है पाचन की स्थिति से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए हम अम्ल में क्षार मिलाकर उदासीन प्रकृति पैदा करते हैं और हमारे लिए वो लाभदायक हो जाती है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो त्वचा में वो फार्मिक अम्ल या अम्लीय पदार्थ छोड़ती है, हमने शुरू में पढ़ा है फार्मिक अम्ल। तो डंक से हमें जो जलन सी होती है उस प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा है उसके द्वारा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसे बाई कार्बोनेट के रूप में भी कहते हैं अपन। ठीक है, वो या केलेमाइन, ये एक विलियन है, इस केलेमाइन को जब लगाया जाता है, ये भी अम्ल है, ये क्षार है, ये जब इसको लगाया जाता है तो चींटी के द्वारा छोड़ा गया जो फार्मिक अम्ल है वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, और ये केलेमाइन है उसमें जिंक कार्बोनेट होता है तो वो प्रकृति को उदासीन कर देता है। इसी प्रकार मिट्टी का उपचार करने के लिए भी हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया वो काफ़ी काम आती है। देखिए मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रकृति जांचते हैं, यदि मिट्टी अम्लीय है तो हम उसमें कोई क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, यदि कोई क्षारीय है तो हम उसके अंदर अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं। देखिए हम जानते हैं कि मिट्टी में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जब ये प्रयोग अत्यधिक हो जाता है तो मृदा को अम्लीय बना देता है, और यदि मृदा जब अम्लीय हो जाती है, ठीक है, या अत्यधिक क्षार की हो जाती है तो पौधों की वृद्धि अब ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए मृदा है उसको उदासीन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब मृदा अम्लीय ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना या चूना डाल देते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना उसके अंदर डाल देते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये क्षार डाल दिए गए, इससे वो प्रकृति उदासीन हो गई। वही मिट्टी में मान लो क्षार ज़्यादा हो गया हो,
या क्षारीय प्रकृति ज़्यादा हो गई हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैव पदार्थ में हम कंपोस्ट खाद है वो मृदा में मिला देते हैं, जिसमें अम्ल निकलते हैं और ये मिट्टी की क्षारीयता को दूर कर उसे उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार मिट्टी का उपचार हो जाता है और पौधों की वृद्धि ढंग से हो पाती है। कारखानों का अपशिष्ट, देखिए कारखानों के अंदर जब काम होता है और उसमें जो अपशिष्ट निकलता है उसमें अधिकांश देखा गया है कि वो अधिकांश अपशिष्ट है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि ये अपशिष्ट कारखानों से सीधा निकलता रहे, उसका कोई उपचार नहीं किया जाए तो ये बहता हुआ जल सीधा जब जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में जाएगा तो वहाँ जाके वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए वो बड़ा मुश्किल पैदा करेगा। जैसे मछली है, अन्य जलीय जीव है, उनको वो अम्ल नष्ट कर देगा। तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए इस पानी के अम्लीय रूप को पहले बदलना पड़ता है। अतः कारखानों के अपशिष्ट है वो जलाशयों, नदियों में विसर्जित हो उससे पहले उसमें क्या मिला देते हैं? क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं, जिसके कारण उनकी अम्लता हट जाती है और वो उदासीन प्रकृति के पदार्थ में बदल जाते हैं। इस प्रकार हम कारखानों के अपशिष्ट से जीवों को पानी के अंदर रहने के बनाए रखते हैं या जीवों को पानी के अंदर मरने से बचा सकते हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन के अंदर भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।